नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो साथियों, पिछले क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में कि क्या होते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से घटक हैं, इसके जनक कौन है और इसकी परिभाषा क्या है। तो उसके आगे हम लोग को पढ़ना था जीवधारियों का मुख्य लक्षण। तो आज के क्लास में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जीवधारी के जो लक्षण हैं वह होते क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो हम इसे कई स्टेप में पढ़ेंगे, यानी इसके कुछ मुख्य इसके तथ्य हैं जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जीवधारियों के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का लाइफ साइकिल। ठीक है, जीवन चक्र जिसे कहा जाता है, यानी जितने भी जीवधारी हैं वे सभी अपना एक जीवन चक्र को पूरा करते हैं, यानी उनके जीवन के अंतर्गत बहुत से ऐसे स्टेप हैं जिसको पूरा करने के पश्चात ही वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं वे सभी एक क्रमबद्ध रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी उनके जीवन काल के अंतर्गत वह जन्म लेते हैं। जन्म के पश्चात क्या करते हैं, अपने विकास करते हैं, अपने शरीर का विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं। उसके पश्चात उनके जीवन काल के अंतर्गत एक वृद्धावस्था आता है और वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु की स्थिति आती है। तो यानी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं वे सभी अपना एक जीवन काल कई स्टेप में पूरा करते हैं। तो ये जीवधारियों का एक विशेष लक्षण बताया जाता है जो निर्जीव के अंतर्गत ये नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम लोग का वह प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य कहा जाता है। अब ये क्या होता है समझेंगे। देखिए, जीव द्रव्य जो है वह बताया जाता है कि जीवों का भौतिक आधारशिला है। ठीक है, यानी जितने भी जीवधारी हैं वह कोशिका रूपी होते हैं और उनकी कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाने वाला जो भौतिक आधार है वह प्रोटोप्लाज्म को बताया जाता है। तो जीव द्रव्य कोशिका के अंतर्गत, यानी कोशिका का जो स्वरूप होता है वह सुसंगठित होता है और कोशिका के अंतर्गत कोशिका जो है वह अपने चारों तरफ, यानी एक कोशिका कला के अंतर्गत इस जीव द्रव्य भरे होते हैं। ठीक है, और यह जीव द्रव्य जो इसी जीव द्रव्य के अंतर्गत ही जीवन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसलिए बताया जाता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोशिका क्या है, जीवन के या भौतिक आधारशिला बताया जाता है उसका। ठीक है, अगले स्टेप के अंतर्गत हम बात करेंगे कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका या कोशा संरचना भी बोल सकते हैं इसको, कोशिका संरचना। ठीक है, तो अभी हमने बोला जितने भी जीवधारी होते हैं वे सभी क्या कोशिका रूपी होते हैं, यानी उनका शरीर का जो बनावट है वो कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, हम बताते हैं कि जैसे कोशिका क्या है कि किसी भी मकान को बनाने के लिए जैसे ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार यह कोशिका भी शरीर को या किसी भी जीवधारी के शरीर को बनाने के लिए आवश्यक होती है। यानी ईंट के समान ही यह जीवधारियों के शरीर में कार्य करती है, जिसके कारण जीवधारियों के शरीर की इकाई के रूप में कोशिका को बताया जाता है। ठीक है, तो यानी शरीर जो है वह कई लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित कोशिकाओं के माध्यम से संगठित या सुसंगठित रूप में उसको तैयार किया जाता है या बना होता है। ठीक है, जीवधारी जो है वह एक कोशिकी भी होते हैं, यानी उनका शरीर केवल एक ही कोशिका से ही मिलकर के बना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। उसी तरह पौधे भी कुछ ऐसे हैं जो एक कोशिकी बताए जाते हैं, यानी उनका जो पूरा शरीर होता है वह केवल एक ही कोशिका से बना होता है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जीवधारी जो है वह एक कोशिकी या बहुकोशिकी दोनों रूप में पाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जो अगला स्टेप है वह हम लोग का है मेटाबॉलिज्म। जिसको हिंदी में बोलते हैं उपापचय। उपापचय, अब ये क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए, एक जैविक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के अंतर्गत चलने वाली या फिर जीवधारी के कोशिका के अंतर्गत चलने वाली
एक प्रक्रिया बताई जाती है। तो यानी उपापचय के अंतर्गत बताया जाता है कि पदार्थों का बनना और विघटन होना दोनों चलता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इस जो उपापचय जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना, यानी इसके अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं और दोनों अपने एक क्रमबद्ध तरीके से चलने का कार्य करते हैं। यानी इनका जो कार्य है वह अनुपातिक होता है, एक वास्तविक अनुपात के रूप में यह अपना दोनों काम चलते रहते हैं, जिसके कारण इस दोनों शब्दों को मिला करके उपापचय नाम दिया गया। तो वह दोनों शब्द हैं क्या? तो सबसे पहले उपचय और दूसरा है अपचय। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। उपचय क्या होता है, अपचय क्या होता है? बताया जाता है कि यह क्रियाशील प्रक्रिया चलती है, यानी उपचय के अंतर्गत क्रियाशीलता फिर किसी चीज बनाने का जो कार्य वह चलता रहता है, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस उपचय क्रिया के अंतर्गत बताया जाता है कि कोशिका के अंतर्गत सरल तत्वों से जटिल तत्वों का निर्माण होता है। तो सरल तत्व क्या होते हैं? तो सरल तत्व हम जानते हैं कि कार्बन, ये सभी क्या है? सरल तत्व हैं। लेकिन इन तीनों के आपस में कंपोजिशन से बनता है क्या? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस इनका एक आनुपातिक जो रेशियो हम लोग को मिलता है वो C6H12O6, यानी ये क्या हो गया? आपका ग्लूकोज हो गया। तो शायद आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासों के अंतर्गत कि ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी पौधों के अंतर्गत सूर्य की उपस्थिति में पौधे जो होते हैं जल को लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के क्या करते हैं? इस कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या एक तरह का उपचय क्रिया है। ठीक है, यानी ये उपचय क्रिया के अंतर्गत आता है। और ठीक इसी के जस्ट विपरीत यानी वह इसका उल्टा होता है, यानी उपचय क्रिया के अंतर्गत बनने का प्रोसेस है, तो अपचय क्रिया के अंतर्गत किसी भी चीज़ के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर उस प्रक्रिया के अंतर्गत यह विघटन जैसे कार्य वह चलते रहते हैं। तो अपचय क्रिया के अंतर्गत बताया जाता है रिस्पिरेशन, यानी श्वसन क्रिया। क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वसा है, उन सभी का क्या होता है? अपघटन होता है। ऑक्सीकरण क्रिया के माध्यम से श्वसन के अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी जीवधारियों को जो एनर्जी प्राप्त होता है, या उनके कोशिकाओं के अंतर्गत रेस्पिरेशन क्रिया के माध्यम से उनको क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें श्वसन और अपचय क्रिया के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ऐसा होगा कि आपको यहाँ पे उपापचय के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, उपापचय दो शब्दों से मिलकर के बना है, उपचय क्रिया और अपचय क्रिया, इन दोनों को मिलाकर के उपापचय। उपचय क्रिया के अंतर्गत सरल से जटिल पदार्थ बनते हैं, अपचय क्रिया के अंतर्गत जटिल से सरल पदार्थ बनने की क्रिया चलती रहती है, और यह क्रिया जो है वह कोशिका के अंतर्गत चलती रहती है हमेशा। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह न्यूट्रिशन, पोषण का। पोषण क्या होता है? हालांकि पोषण का तो नाम हमारे आसपास हमेशा घूमता रहता है, सभी लोग हम लोग सुनते रहते हैं पोषण के बारे में, लेकिन वास्तव में पोषण है क्या, उसके बारे में आज समझेंगे। तो चलिए देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी जीवधारी को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको पूरा किया जाता है। यानी हमें भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन हम लोग जब भी कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अपना पोषण कर लिए। ठीक है, भोजन एक तरह से हमारे शरीर का क्या है? आवश्यक तथ्य बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी वो भोजन पदार्थ है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और वह हमारे लिए उपयोगी बताया जाता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि पोषण के अंतर्गत कुछ इसके घटक हैं जिसको जितने भी जीवधारी है वो उनको चाहिए, यानी उनकी आवश्यकता होती है। तो हम समझ सकते हैं, बताया जाता है कि पोषक तत्व जो है कौन कौन से, इसको देख लीजिए। पोषक तत्व के अंतर्गत बताया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, जल, ऑक्सीजन।
ये मुख्य बताए जाते हैं पोषक तत्व, यानी इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होती है जीवधारियों को, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इनको प्राप्त करने के पश्चात ही बताया जाता है कि ये जीवधारियों क्या हो गया, पोषण हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवधारियों की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करना है क्या बोला जा सकता है, पोषण। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप पर, रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं क्या, श्वसन। ठीक है, तो जंतुओं को देख सकते हैं, वह श्वसन क्रिया करते रहते हैं, तो हम उसको देख कर समझ सकते हैं कि हाँ ये श्वसन क्रिया कर रहा है। तो श्वसन के अंतर्गत हम लोग जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है, श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, श्वसन को बताया जाता है कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जो कोशिकाओं के अंतर्गत चलता है ना। इस श्वसन क्रिया के माध्यम से प्राप्त क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। जीवधारियों की कोशिकाओं के अंतर्गत ऊर्जा जो उत्पन्न होता है, उसी ऊर्जा का उपयोग जीवधारी का शरीर करता रहता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। तो एनर्जी जो है वह हमें मिलती है किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के माध्यम से, यानी श्वसन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो श्वसन के द्वारा हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्ति के लिए जितने भी जीवधारी वे सभी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो यह एक मुख्य लक्षण है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर, अगला स्टेप जो है ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि। ये क्या होता है, ये तो नॉर्मल है, हम इससे समझ सकते हैं। वृद्धि यानी कोई भी जीवधारी जन्म लेने के पश्चात उसके शरीर के अंतर्गत कुछ ऐसे जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं जिसके माध्यम से उनके शरीर के आकार, भार, लंबाई इत्यादि में वृद्धि होता है, यानी वह परिवर्तित होता है। यानी वही तो है वृद्धि या फिर विकास बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जीवधारियों के शरीर के अंतर्गत आकार, भार, लंबाई में जो विकास हुआ है वही वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और ये जो गुण है वह जीवधारियों का ही होता है केवल। निर्जीव के अंतर्गत ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर हम देखते हैं निर्जीव अवस्था के अंतर्गत ईंट को, तो ईंट कभी भी उसके भार में न तो कमी होगा, न तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगा, न तो उसके आकार में वृद्धि हो सकता है। ठीक है, तो यानी यह जो लक्षण वो किसका है, जीवधारियों का है। ठीक है, उसके बाद हम अगले जो स्टेप हैं वो मूवमेंट यानी गति। ठीक है, तो जीवधारियों का एक यह भी लक्षण है, गति करना। निर्जीव वस्तु को जहाँ पर भी हम रख दें तो वो वहीं पर रह सकता है, जब तक कि कोई बाह्य बल लगा करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहुँचाया जा सके। ठीक है, लेकिन जीवधारी क्या, वह अपना गति स्वयं कर सकते हैं। जंतु अधिकतर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की प्राप्ति के लिए जा सकते हैं या अन्य किसी कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पौधे क्या होते हैं, वह अपने स्थान पर रह करके उनके कुछ ऐसे अंग जो है वह इधर उधर थोड़ा बहुत गति कर सकते हैं। जैसे जड़ जो पौधों के तने होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की तरफ थोड़ा बहुत गति करते रहते हैं। जड़ उनका जल की पूर्ति के लिए, जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह जमीन के अंतर्गत ही अपना वृद्धि करते रहते हैं और वहीं से अपना गति जो है वह थोड़ा बहुत दर्शाते हैं। तो यानी जीवधारियों के अंतर्गत जो गति है वह देखा जा सकता है, यानी यह इनका क्या एक तरह से मुख्य लक्षण बोला जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है उत्सर्जन। विषय समझेंगे उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, तो उत्सर्जन के अंतर्गत या कोशिकाओं के माध्यम से जैविक प्रक्रिया होने के पश्चात जो भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में या कोशिकाओं में निर्मित होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जीवधारियों के पास एक विशेष अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि निर्जीव के पास यह नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंतर्गत किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग जीवधारियों के अंतर्गत उत्सर्जन क्रिया करने के लिए अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और जब वर्ज्य पदार्थ के तौर पे CO2 बनता है तो उसको नासा मार्ग से बाहर निकालता है। ठीक है, तो यह एक विशेष अंग है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए नासा मार्ग उपस्थित होता है, जो फेफड़े के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उसी तरह पौधों के अंतर्गत भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए या
कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए क्या होता है, स्टोमेटा इनमें उपस्थित होता है। वह एक तरह का इनके उत्सर्जी अंग के रूप में बताया जाता है। स्टोमेटा बताया जाता है रंध्र के लिए, यानी जो भी पौधे होते हैं उनके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का अंग स्टोमेटा या फिर रंध्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से गैसीय आवागमन होता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो स्टेप है वह संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता। ये क्या होता है इसे समझेंगे। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। ठीक है, देखिए कोई भी जीवधारी जिस भी क्षेत्र में वहाँ के वातावरण के प्रति वह हमेशा जो है वह संवेदनशील होता है, यानी बाह्य वातावरण के परिवर्तन को अनुभव करने की जो क्रिया है वह संवेदनशीलता के अंतर्गत आती है। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में या किसी भी रूम में या कहीं पर भी खड़े हैं, अगर वहाँ का बाह्य वातावरण गर्म हो रहा है तो हम उसका पता लगा सकते हैं, यानी हमारे शरीर को स्वतः पता लग जाता है। तो यानी शरीर के अंतर्गत कुछ ऐसे जो अंग हैं जो उस बाह्य वातावरण के परिवर्तन को समझने के लिए पर्याप्त है, यानी तभी तो जाकर के हमारे शरीर को यह मालूम होता है कि बाहरी जो वातावरण है उसके अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये संवेदनशीलता है जो सभी जीवधारियों के ऊपर लागू होता है ना। कभी कभी देखते हैं हम लोग कि पौधे के नीचे कभी कभी हम लोग आग को जलाते हैं तो पौधा धीरे धीरे क्या होता है, पौधे की पत्तियां जो जहाँ तक उसके जो भाप या फिर जो भी उष्मा जाती है ऊपर तक, भाप नहीं बोला सकता, उष्मा बोला जा सकता है, उष्मा जहाँ तक जाती है वहाँ तक की पत्तियाँ जो होती है वह धीरे धीरे क्या सूखने लगती हैं। तो ये एक तरह से क्या है, संवेदनशीलता है। ठीक है, इसके बाद अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता बताया जाता है कि बाहरी वातावरण के प्रति अपने आप को बदल लेने की जो क्रिया है, ठीक है, वह अनुकूलनशीलता के अंतर्गत आती है। यानी कोई भी जीवधारी जिस भी क्षेत्र में रह रहा है, अगर उसके अनुकूल वातावरण होता है तो वह उस जीवधारी के लिए बताया जा सकता है कि जीवधारी जो है वह अपने आप को अनुकूलित करके उस क्षेत्र में रह रहा है। और जो जीवधारी अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, या तो वह वहाँ पे मर जाते हैं या उस क्षेत्र को छोड़ करके वह किसी दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा जीवधारियों के जो लक्षण हैं उसके बारे में। ये लक्षण